साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। बच्चों, आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो यह चैनल बिल्कुल फ्री है और यह चैनल आपके लिए है। जब भी आपको टाइम मिले आप खाली खाली में मोबाइल से वीडियो देखिए और कम से कम 3 घंटे नवोदय विद्यालय किताब पढ़िए। एक घंटा गणित के लिए, 1 घंटा हिंदी के लिए और 1 घंटा आकृतियों को आप देखिए। और इसके साथ साथ जब आप मोबाइल से भी वीडियो देखेंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, तो आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जिन बच्चों ने हमारे इसके हिंदी अनुच्छेद के पहले और दूसरे वीडियो के अनुच्छेद नहीं देखे, वे देख सकते हैं। और उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद फिर जो है घंटी का बटन, जो बेल आइकन है, उसे आप दबा दें तो उससे हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। तो आज के हम इस वीडियो में हिंदी अनुच्छेद का यह तीसरा भाग है और इसमें भी हम 4 अनुच्छेद को हल कर अनुच्छेद से संबंधित जो प्रश्न है उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। तो बिना समय गवाए चलो शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। हिंदी भाग 3, ये पहला अनुच्छेद हमारा आज की वीडियो का। एक वन में एक रहट थी। रहट रहट शायद आपने ना देखा हो। ये एक पानी का कुआं होता था और एक गोल चक्कर के ऊपर जो है टिन के या कोई डिब्बा टाइप उसमें जो है बंधे होते थे। और उसका सिस्टम कुछ ऐसा होता था कि उसे जो है ना बैलों के द्वारा घुमाया जाता था और उससे वो चक्कर चलता था। और वो जो चक्कर पर जो घेरा होता था उसका लोहे का, उस पे जो वो डिब्बे लगे होते थे, तो चक्कर के घूमने के साथ जब वो पानी के पास पहुंचते थे उसमें पानी भर जाता था। और ऐसे ही जब चक्कर लगातार ऊपर घूमता रहता था तो वो पानी जो है वापस आके नाली में गिर जाता था, तो उसे रहट बोलते थे। एक वन में एक रहट थी, उसमें बहुत सारे मेंढक रहा करते थे। उन मेंढकों के मुखिया का नाम गंगदत्त था। एक बार गंगदत्त रहट से पानी निकालने वाली टिंडों की माला में बैठकर, ये टिंडों की माला जो है उन्हीं डब्बों की बात हो रही है जो भी हमने बताया था, कुएं से बाहर आ गया। टिंडों की माला में बैठकर कुएं से बाहर आ गया। कौन आ गया बाहर? गंगदत्त, जो मुखिया था। बाहर की दुनिया देखकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न माने खुश, प्रसन्न माने खुश हुआ। वह फुदक फुदक कर वन की हरियाली में सैर करके बड़ा आनंद प्राप्त करने लगा। काफी देर तक फुदकने घूमने के बाद वह हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा। काफी देर तक फुदकने घूमने के बाद वह हरी घास से भरे एक मैदान के पास पहुंचा। उसने देखा वहां एक भूख प्यास से मरियल हो रहा सांप पड़ा है। कैसा सांप पड़ा है? मरियल। सांप को गंगदत्त ने जीवन में पहली बार देखा था। उसे उसका रंग, रूप और आकार प्रकार बहुत अच्छा लगा। अ, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 में आया हुआ अनुच्छेद है। तो इससे जुड़ा पहला प्रश्न है, रहट में कौन सा जीव रहता था? इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सांप, दूसरा मेंढक, तीसरा भालू, चौथा बिच्छू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेंढक रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढकों के मुखिया का नाम क्या था? इसके ऑप्शन है रामदत्त, श्यामदत्त, गंगदत्त, मोहन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गंगदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगदत्त ने हरी घास से भरे मैदान में क्या देखा? पेड़ देखा, सांप देखा, फूल देखा, लोमड़ी देखी। तो आप जान गए होंगे इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 2, सांप। जब गंगदत्त हरी घास के मैदान में गया था तो उसने वहां एक सांप देखा। सॉरी, ये सौंप हो गया है, थोड़ा सांप है ये, सांप। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। सांप देखने में कैसा था?
मोटा ताजा, मरियल, भयानक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 मरियल। कैसा सांप था? मरियल सांप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगदत्त घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? मैदान में, शहर में, तालाब में, नहर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगदत्त घूमता हुआ एक घास के मैदान में पहुंचा, यानी ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। और हम 65 नंबर का जो बोला है उसका पहला ऑप्शन हम ठीक कर देंगे। दूसरा अनुच्छेद, भारत एक विशाल देश है। मेरे साथ साथ पढ़िए। भारत एक विशाल देश है जिसमें प्रचुर वन्य जीवन है। प्रचुर वन्य जीवन है। यहाँ बाघ, शेर, हाथी, राइनो सभी प्रकार की मछलियों और सुंदर विदेशी पक्षी मिलते हैं। दुख की बात है कि प्रत्येक वर्ष हम अनेक पशुओं को खो रहे हैं। लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं। उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं। अनेक कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती है जिनमें पशु पानी पीने आते हैं। साथ ही वृक्षों को काटकर हम वन्य क्षेत्र को घटा रहे हैं जो उनका प्राकृतिक घर होता है। यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे। हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा के लिए सभी प्रयत्न करने चाहिए। ये जो अनुच्छेद है ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2016 में आया हुआ है। तो इससे जुड़ा पहला प्रश्न देखते हैं। मूल्यवान विरासत किसे कहा गया है? पहले इसके ऑप्शन है नंबर 1 शेर को, नंबर 2 बाघ को, नंबर 3 संपूर्ण वन्य जीवन को, नंबर 4 पक्षी को। तो जैसा कि ऊपर आया है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 संपूर्ण वन्य जीवन को, यह सही हो जाएगा। और हमने यह मार्क भी किया था वन्य जीवन, तो वन्य जीवन को ही विरासत कहा गया है, मूल्यवान विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में पशुओं को खोने के कारण दिए हैं कितने? इसके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। यानी अनुच्छेद में कितने कारण दिए हैं? 2 कारण है, 3 है, 4 कारण है, 5 कारण है। किसके? पशुओं को खोने के। पशुओं को खोने के यानी किस वजह से पशु कम हो रहे हैं? तो आइए देखते हैं, अनुच्छेद को पढ़ते हैं कहाँ आया। देखिए पहला जो कारण है, पहला कारण है उनका लालची लोगों का, कि लालची लोग पशुओं को उनकी हड्डियों, खालों और अन्य अंगों के लिए मारते हैं और उन वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचते हैं, उनसे बनी वस्तुओं को। दूसरा कारण है कंपनियां, कि कंपनियां जहरीले रसायनों को उन नदियों में बहने देती है जिनमें पशु पानी पीते हैं और पानी पीकर वे मर जाते हैं। तो इस तरह से पशुओं की संख्या कम हो रही है। वन्य जीव, कोई भी जीव अगर जहरीला पानी पिएगा तो मर ही जाएगा। तो ये हमारे 2 ही कारण इसमें आए हैं। तो इसका जो जवाब है पशुओं को खोने के कितने कारण दिए गए हैं, तो इसका पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, 2 कारण दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक आग्रह कर रहा है, इसके ऑप्शन है पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटने के लिए, पशुओं के व्यापार के लिए, वन्य जीवन की रक्षा के लिए। तो किसके लिए आग्रह कर रहा है लेखक? तो लेखक जो है वन्य जीवन की रक्षा के लिए आग्रह कर रहा है। इसका चौथा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं, जिसके ऑप्शन है हमारे पर्यावरण की, यानी दोबारा प्रश्न समझिए, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग तब होता है जब हम बात करते हैं हमारे पर्यावरण की, मौसम की, किसी वैज्ञानिक विधि की, जलवायु की। तो
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हमारे पर्यावरण की। यानी जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो तब हम शब्द यूज करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र माने पर्यावरण। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमने यह नहीं रोका, यहाँ ये जो सेंटेंस है, यदि हमने यह नहीं रोका, यानी यहाँ इस सेंटेंस में यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इसके ऑप्शन है पशुओं को मारने के लिए, वृक्षों को काटना, अपने पर्यावरण को बिगाड़ना या भावनाओं को नष्ट करना। यदि हमने यह, जैसे ये हम देखते हैं अनुच्छेद में आया है कि यदि हमने यह नहीं रोका तो हम अपने पृथ्वी ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुंचाएंगे और हमें अपनी मूल्यवान विरासत की रक्षा करने के लिए ये सभी प्रयत्न करने चाहिए। तो यदि हमने यह नहीं रोका, तो यह किसके लिए बात हो रहा है? जब हम उपरोक्त जो कारण हैं, अगर उनको बढ़ावा मिलता रहेगा तो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि हम अपने पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, हम अपने पर्यावरण को बिगाड़ना। यदि हमने यह नहीं रोका, तो यहाँ यह शब्द जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अपने पर्यावरण को बिगाड़ना। तो इसका तीसरा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो अनुच्छेद है, चलिए इसे पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती है। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं। शक्कर मतलब मीठी चीज, गुड़ से बनती है शक्कर, मतलब मीठी होती है, जिससे जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका भाग्य सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए, गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि रहें कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखा हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति और सहयोग का पाठ पढ़ाया है। तो इससे दोस्तों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ये भी 2016 का ही है। इसका पहला प्रश्न है, यानी 71वां, चींटियां दुनिया की खाली जगह कीट मानी जाती है। जैसे कि अनुच्छेद की पहली लाइन में आया है शब्द प्रबल। तो हमारा इसमें ऑप्शन दे रखे हैं प्रबल, सहायक, लोभी, विनोदी। तो चींटियां दुनिया की कैसी कीट मानी जाती है? प्रबल कीट। तो पहला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं। नंबर 1 दानी, नंबर 2 सहयोगी, नंबर 3 ईमानदार, नंबर 3 धनी। तो हमारे अनुच्छेद में आया है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो वह संपन्न हो जाता है। लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है। तो कैसा कार्य माना जाता है? ये दान का। तो इसका चींटियों को खिलाने वाले लोग कैसे होते हैं? दानी। तो इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और हम आगे चलते हैं। दान एक कार्य है।
जिसमें निहित है मांगना देना, सॉरी, मांगना लेना पूछना देना। दान एक कार्य है जिसमें निहित है, यानी दान का क्या मतलब है, मांगना है, लेना है, पूछना है, देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, देना। दान का कार्य देना। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया है। अच्छा, क्या सिखाया है? अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया है जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें, गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें, शत्रु से कैसे लड़ें, अच्छा भाग्य कैसे बनाएं। तो इसमें इस ऑप्शन में हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा कि गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहे। चींटियों ने मनुष्य को सिखाया है। हम देख सकते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद है उसमें भी आया है कि चींटियों ने हमें सिखाया है कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म, और सर्दियों में गर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संपन्न शब्द का अर्थ है, इसके ऑप्शन है राजभक्त, यानी संपन्न का अर्थ राजभक्त होता है, सहयोगी होता है, धनी होता है, निर्धन होता है। यानी संपन्न जो शब्द है उसका क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है संपन्न माने होता है धनी। संपन्न माने धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला अनुच्छेद आ गया है, इस अनुच्छेद को पढ़िए। तानसेन को भारत का महानतम संगीतकार कहा जाता है। यह माना जाता है कि उत्तर भारत में उसी ने शास्त्रीय संगीत का परिचय कराया था। तानसेन ने अपने गुरु हरिदास हरिदास स्वामी से संगीत सीखा। उसे संगीत के प्रति बहुत लगाव था। वह अकबर महान के दरबार के नवरत्नों में से एक था। तानसेन अपनी कला में इतना निपुण था कि वह अपने गायन से चमत्कार कर सकता था। कहा जाता है कि वह मेघ मल्हार राग गाकर वर्षा करा सकता था। इसी प्रकार दीप राग गाकर वह दिए जला सकता था। ऐसा कोई नहीं था जो उससे अच्छा प्रदर्शन कर सकता हो। अकबर उसकी कला से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे मियाँ की उपाधि दे दी। मियाँ की उपाधि, उपाधि मतलब उसका नाम, उसे एक नया नाम दे दिया, मियाँ। संगीत की दुनिया में तानसेन का योगदान अमूल्य है। आज भी विश्व के अग्रणी गायकों और संगीतकारों द्वारा उसे पूजा जाता है। यह अनुच्छेद भी जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा 2016 का है। इसका पहला सवाल, पहले वाक्य में आए महानतम शब्द का अर्थ है। इसके ऑप्शन है तानसेन से अच्छा कोई नहीं है, अन्य लोग हैं जो तानसेन से अच्छे हैं, तानसेन सबसे अच्छों में है, तानसेन महामानव है। तो इसका पहला जवाब है, सॉरी, सही सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, तानसेन सबसे अच्छों में है। महानतम, महानतम माने सबसे अच्छों में, यानी सबसे अच्छा, महानतम माने सबसे अच्छा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत लगाव का आशय है। इसके ऑप्शन है बहुत ज्ञान, बहुत सृजन, बहुत प्यार, बहुत सम्मान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत प्यार। बहुत प्यार माने बहुत लगाव होता है, बहुत प्यार माने बहुत लगाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन के संगीत को श्रेष्ठ कहा जाता है क्योंकि वह अनेक रागों को गा सकता था, वह महान
मनोविनोद करने वाला था। उस जैसा शास्त्रीय संगीत कोई नहीं बजा सकता था। वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वह अपने संगीत से चमत्कार कर सकता था क्योंकि उसे मल्हार राग और दीप राग आता था। उसे मियाँ या नवरत्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे मियाँ या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर प्रदर्शित कर रहा था। उदारता, प्रशंसा, क्रोध, संपन्नता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रशंसा। उसे मियाँ की उपाधि या नवरत्न की उपाधि देकर सम्राट अकबर क्या प्रदर्शित कर रहा था? प्रशंसा प्रशंसा प्रदर्शित कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था? अभी बताया था। इसके ऑप्शन है मियाँ की तोड़ी, दीप राग, मेघ मल्हार, अग्नि राग। ये इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या जान गए होंगे, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किस राग को गाने से तानसेन दिए जला सकता था। ऑप्शन नंबर 2 दीप राग। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, ये कुछ व्याकरण, हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है, कारक। कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे प्रश्न, ऐसे थोड़ा थोड़ा हम कुछ नया सीखेंगे। तो मेरी साथ साथ आप ध्यान से सुनिए और साथ साथ पढ़ते भी रहिए। कारक के भेद, कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के, भेद माने प्रकार। कारक के कितने भेद होते हैं? लिखा है हिंदी में कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। तो पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है कि कारक कितने प्रकार का होता है। उसके ऑप्शन आ जाएंगे कि 1 2 3 4 5 8। तो सही जवाब 8 हो जाएगा। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। इन कारकों की विभक्तियां और चिन्ह भी अलग होते हैं। ये इस प्रकार है। तो आप जैसे मैं बोलूंगा इसे वैसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। चिन्ह याद करने हैं हमें, और इससे संबंधित जो वाक्य हैं और उनकी पहचान हम अगली वीडियो में कराएंगे। चलिए पहला कारक है कर्ता। तो इसे आप ऐसे याद करिए जैसे मैं बोलकर बताने वाला हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काकी के संबंध काकी के संबंध काकी के रा री रे। संबंध के जो चिन्ह है यह का की के रा री रे। और अधिकरण, अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अहो अजी। तो अजी शब्द जो है ये काफ़ी सुना हुआ है, जो घर में भी यूज होता है, सारे यूज होते हैं वैसे तो चिन्ह। तो इस तरह से मैं दोबारा पढ़ के बताता हूँ, इसे ऐसे ही याद करने की कोशिश कीजिए जिससे हमें एक सीक्वेंस में, क्रम में याद हो जाए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध से अलग कह सकते हैं। 5वें नंबर पर अपादान से अलग अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पर संबोधन हे हो अरे अहो अजी। तो ये आप याद करिए। और इसी के साथ साथ जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल के यहाँ पर ये हमारे चैनल का नाम लिखा हुआ साथी गुरु, और यहाँ पर ये काले कलर से सब्सक्राइब बटन होगा, इसे आप एक बार प्रेस कर दीजिए। फिर जो है एक घंटी बनी हो जाएगी, उसको आप एक बार टच कर दीजिए, एक बार फिर कीजिए। अब ये हमारा चैनल जब भी नया वीडियो
अपलोड होगा इस चैनल पर, तो इसका नोटिफिकेशन आपको हमारे बिना बताए पता चल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।